नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और हर दिन लाइव शो में हम बात करते हैं किसी खास मुद्दे की, किसी खास व्यक्ति की। और आज हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र का। और व्यक्ति एक नहीं है, कई सारे हैं जिनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट, जो कई मामलों के एक्सपर्ट हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के भी एक्सपर्ट हैं और महाराष्ट्र चुनाव पर इनकी बड़ी करीबी नजर है। कल हमने सिंह साहब से बात की थी बाला साहब ठाकरे के बारे में। बाला साहब ठाकरे की विरासत किन लोगों के हाथों में है, किन लोगों की उस पर दावेदारी है, किन लोगों के पास वो जा सकती है, इस पर बहुत विस्तार से हमने बात की। और आज बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि भी है और हमने देखा सुबह से एक पोस्टर वॉर चल रही है, अखबारों में चल रही है, वहां होर्डिंग्स लगे हैं और कई दल बाला साहब की विरासत को क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो बात आगे करें उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने मेहमान प्रशांत सिंह साहब का। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर आज हम बात करेंगे क्योंकि तमाम लोगों की रिक्वेस्ट थी। कल चुनाव प्रचार 18 तारीख को, कल का मतलब 18 तारीख को चुनाव प्रचार सोमवार के दिन बंद हो जाएगा। 20 तारीख को वोटिंग है। 288 विधानसभा सीटें हैं, सब जानते हैं महाराष्ट्र में कि 288 सीटें हैं। एक ही दिन में पोलिंग होगी, एक ही दिन में वोटिंग होगी। झारखंड में भी 43 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, बाकी बची हुई 81 में से जितनी सीटें हैं उन पर भी 20 तारीख को होगी। यूपी में 9 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, वहां भी प्रचार कल थम जाएगा। और नांदेड़ में लोकसभा सीट जो है वहां पर भी उपचुनाव होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी आज की तारीख में महाराष्ट्र को लेकर है, क्योंकि महाराष्ट्र को माना जाता है कि महाराष्ट्र एक तरीके का पावर सेंटर है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की, उसके बाद महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र ने इस बार जो नतीजे दिए उसके बाद अपोजिशन का जो महाविकास अघाड़ी है वहां पर और पूरे देश में इंडिया अलायंस के नाम से है, उसका जोश बढ़ा। किस तरह जोश बढ़ा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सिंह साहब, मैं आपकी परमिशन से एक बाइट सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी साहब की। उसको लेकर मुंबई प्रेस क्लब ने कुछ नाराजगी जाहिर की है। शुरुआत हम उससे बात कर लेते हैं क्योंकि पत्रकारों की बात होनी चाहिए। मीडिया को तमाम लोग कोसते भी हैं, कहते भी हैं, खासतौर पर अपोजिशन की तरफ से बातें आती हैं। हम दोनों पक्षों की बात दिखाते हैं, लेकिन ये पक्ष जहां अपोजिशन के लीडर कुछ कहते हैं और वो शिकायतें मीडिया की ओर से उतनी नहीं उठाई जाती, क्योंकि मीडिया का एक वर्ग जिसे गोदी मीडिया कई लोग कहते हैं, तो उस मीडिया के वर्ग में दूसरे वर्ग की तो शिकायत होती है। गोदी मीडिया की शिकायत तमाम लोग करते हैं, लेकिन जब दूसरे पक्ष की शिकायतें होती हैं वो बातें सामने नहीं आती। तो किस बात को लेकर मुंबई प्रेस क्लब नाराज है उसकी बात मैं एक बार सुना देना चाहता हूं। राहुल गांधी ने क्या कहा, उसके बाद मुंबई प्रेस क्लब ने क्या कहा, ये सुना देते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी है ये समझने की कोशिश करेंगे। सिंह साहब हमारे साथ हैं और जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज बहुत दिलचस्प चर्चा होने जा रही है। पहले हम बात सुना देते हैं कि राहुल गांधी साहब ने क्या कहा है जो मुंबई प्रेस क्लब को अटपटा लगा है। ये उनके हैं। अच्छा, मजे की बात है, जब मैं कहता हूं ये उनके हैं तो ये मेरी ओर देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ हम उनके हैं, आपके नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, ये देखो, ये ऐसे कर रहा है, देखो। मगर देखो इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है। ये तो मुझे अच्छे लगते हैं, इनको काम करना है, इनको सैलरी लेनी है, इनको बच्चों का एजुकेशन करना है, इनको खाना खाना है। तो ये मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये एक प्रकार से गुलाम है। तो एक तरीके से एक गुलाम है। जो वर्किंग जर्नलिस्ट वहां थे उनकी रैली को कवर करने के लिए थे, उनके बारे में राहुल गांधी ने ये कहा। और मुंबई प्रेस क्लब जो उनका एक ऑफिशियल एक्स हैंडल है,
एक्स जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर इन्होंने कहा है कि राहुल गांधीज हाई हैंडेड एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्किंग जर्नलिस्ट इज डीपली ट्रबलिंग एंड वारंट सीरियस कंसर्न। मतलब इन्होंने कहा है कि जो उनका एक घमंड भरा नजरिया रहा है वर्किंग जर्नलिस्ट को लेकर, वो चिंता का मामला है और इस पर चिंता होनी चाहिए। और उन्होंने बताया है कि अमरावती महाराष्ट्र में ये रैली हो रही थी और वहां पर उन्होंने जिस तरह की बातें कही और आपने सुना भी, और इन्होंने कोट भी किया है, स्लेव्स ऑफ देयर ओनर्स, यानी अपने मालिकों के, यानी जो भी चैनल्स हैं या अखबार हैं उनके जो मालिक हैं, पत्रकार उनके गुलाम हैं। इस तरह की बात कहना है मुंबई प्रेस क्लब का कि ये अच्छी बात नहीं है। और मुंबई प्रेस क्लब ने कहा है कि द मुंबई प्रेस क्लब हैज कंसिस्टेंटली स्टूड अगेंस्ट द वायोलेशन ऑफ द जर्नलिस्ट राइट। जब भी पत्रकारों के अधिकारों का हनन होता है तो मुंबई प्रेस क्लब उसके साथ खड़ा रहा है, चाहे वो रूलिंग पार्टी की तरफ से हो, मीडिया ओनर्स की तरफ से हो, या फिर दूसरे फोर्सेस, अदर फोर्सेस। यानी अपोजिशन में है इस समय राहुल गांधी, और मुंबई प्रेस क्लब चाहता है कि वो जिम्मेदारी से बात करें, बेहतर तरीके से बात करें, और वर्किंग जर्नलिस्ट को लेकर जिस तरह का उन्होंने एटीट्यूड दिखाया है उसको लेकर बहुत कंसर्न जाहिर किया है मुंबई प्रेस क्लब में। सर सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपसे इसी मुद्दे पर समझ लेना चाहता हूं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मीडिया के बारे में कई लोग कहते हैं कि मीडिया बायस्ड है, मीडिया सही रिपोर्टिंग नहीं करता है, मीडिया के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान हो गया है। जबकि आज सोशल मीडिया का दौर है, अगर कहीं किसी नेता को, किसी पार्टी को लगता है कि उसकी बातें नहीं सुनी जा रही है तो उसके पास 50 फोरम है। केवल आज अखबार या चैनल के ऊपर लोग सूचनाओं के लिए डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मीडिया के लिए पत्रकारों का काम भी बड़ा मुश्किल होता है। वो धूप में, गर्मी में, बारिश में जाते हैं, कवर करते हैं, उनके पास कोई सिक्योरिटी ब्लैंकेट भी नहीं होता। नेताओं के पास तो तमाम तरह की सिक्योरिटीज होती है, तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं, तमाम तरह की गाड़ियां होती हैं, बड़े चैनल्स, बड़े अखबारों के पत्रकारों को सुविधा मिल जाती है, लेकिन फिर भी जो तमाम दिक्कतें हैं वो उनको झेलनी पड़ती है और उनके बारे में लगातार उनको निशाना बनाना। अगर आपको किसी रिपोर्ट से शिकायत है तो आप पॉइंट वार समझा सकते हैं कि मुझे शिकायत है, मेरी दिक्कत ये है, या आपने मेरी बात को प्रॉपर तरीके से नहीं रखा, या मुझे स्पेस कम दिया। लेकिन इस तरीके से एक रैली में इस तरह की बात करना, कई बार आपके समर्थक होते हैं रैली में, किसी भी पार्टी की रैली है, पत्रकारों से नाराज भी हो सकते हैं, उसका असर भी देखने को मिल सकता है। और राहुल गांधी बार बार ऐसा करते हैं, हमने लगातार देखा, लगातार हम ये देख रहे हैं। जी, दरअसल है क्या कि इसमें एक कांग्रेस की बहुत बड़ी रणनीति है, कांग्रेस पार्टी की, कि ऐसा दबाव बना देना है कि कोई सच बोलने से कतराए। जैसे यदि हम अभी जो मैं अभी बोलने वाला हूं कुछ बातें जो हमको लगता है कि कुछ लोग उसको तुरंत कहेंगे कि ये अंधभक्त है या भक्त है, जबकि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में कुछ पाना नहीं है, सीट नहीं लेना है, कहीं जाना नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ सच से मतलब है। तो यदि सच बोलने लगे तो इस तरह की चीजें, तो ये सच को दबाने का एक बहुत सोची समझी रणनीति है कि कोई सच न बोले इस देश में, इस तरह की चीजें कायम करनी है। और इसीलिए मीडिया को भी टारगेट किया जाता है, इसीलिए जो कांग्रेस विरोधी ताकत है, भाजपा हो या कोई भी हो, तो उसके पक्ष में कोई न बोले, इस तरह की रणनीति लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी की दो तीन चीजें हैं। एक तो आदत पड़ी हुई है सत्ता में रहने के लिए, तो वो सत्ता से बाहर रहते हैं तो डिस्परेट हो जाते हैं, और ये डिस्परेशन का एक परिणाम है जो राहुल गांधी अभी बोले या बहुत बार बोल चुके हैं। एक बार तो यहां तक बोल चुके हैं कि देखो सत्ता में हम आ जाएंगे तो देखो फिर हम क्या करते हैं, और इतनी घमंड के साथ और इतनी एरोगेंस के साथ बोले हैं जो किसी भी एक बड़े नेता, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के लिए शोभनीय बात नहीं है। तो ये चीज है, तो सत्ता में रहने की आदत। फिर दूसरी चीज है कि इंदिरा गांधी जी के जमाने में दूरदर्शन भारत में शुरू हुआ था, और दूरदर्शन के बारे में कहा जाता था कि वो इंदिरा दर्शन बनकर रह गया है, क्योंकि एक एकाधिकार था, मोनोपोली था दूरदर्शन का, तमाम मीडिया प्राइवेट चैनल नहीं आए थे।
तो वो इनको आदत पड़ी हुई है कि मीडिया उसी तरह से आज भी कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का ही गुणगान करे। दूसरों की अगर बातें करता है मीडिया तो वो, मैं तो देखता हूं, बहुत सारे चैनलों को देखता हूं कि वो तो बीजेपी के पक्ष में भी बोलते हैं और बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं। वही चैनल, मैं एक प्रोग्राम में उनके खिलाफ भी बोलते हैं, पक्ष में भी बोलते हैं। जहां पक्ष में बोलने लायक उनको मटेरियल लगता है वहां पक्ष में बोल देते हैं, जहां उनके खिलाफ बोलने लायक मटेरियल मिलता है वहां खिलाफ भी बोल देते हैं। तो ऐसा तो बात है नहीं, लेकिन इन लोगों को लगता है कि वही इनके पक्ष में ही गुणगान होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इसका एक और भी पहलू है। कांग्रेस पार्टी में, ठीक है, टेक्निकली कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें चुनाव होते हैं, उसमें अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे मनमोहन सिंह जी। लेकिन प्रैक्टिकली डिफैक्टो वो एक्चुअली प्रधानमंत्री नहीं थे। डिफैक्टो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी। डिफैक्टो आज जो है ये खड़गे साहब प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। वो सारा ताकत सोनिया जी और राहुल जी के पास है। तो ये तो एक परिवार की निजी जागीर जैसी पार्टी बन चुकी है। और ऐसे पार्टी के शीर्ष पर बैठे हुए राहुल गांधी जी अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो उससे पहले खुद थोड़ा सा अपने और अपनी स्थिति और अपने परिवार के बारे में सोच लेना चाहिए, अपनी पार्टी के बारे में सोच लेना चाहिए। लेकिन वो जानते हैं कि अगले की बात दबाने के लिए इस तरह की बातें बोलना जरूरी है। और यही कारण है कि लगातार इस तरह की कैंपेन कांग्रेस के नेतागण करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें कहीं आश्चर्य वाली बात तो नहीं लगती है। जी 50 साल इमरजेंसी के हुए हैं और इमरजेंसी का जो जुल्मो सितम याद किए जाते हैं उसमें एक बात यह भी याद की जाती है कि प्रेस की आजादी को किस तरह से कुचला गया। कांग्रेस पार्टी या उसके नेताओं को कोई अफसोस हो इसको लेकर ऐसा लगता नहीं है। और खास तौर पर पत्रकारों को मालिकों का गुलाम कहना, और आज के दौर में जबकि इंटरनेट है, मीडिया काफी हद तक तमाम शिकंजों से दूर है, मीडिया आपको भी स्पेस देता है, आप अच्छा काम कीजिए, मीडिया आपकी तारीफ करता है। मीडिया ने बहुत वर्षों तक आपको राजकुमार की जो पोजीशन होती है, लोकतंत्र में राजे रजवाड़े राजकुमार नहीं होते, लेकिन आपको वो हैसियत दी। मीडिया ने खुले दिल से सोनिया जी का भी स्वागत किया। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहूंगा। और खास तौर पर जब उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठा तो तमाम पत्रकार सामने आए। जब आपकी सदस्यता गई तो तमाम पत्रकारों ने आकर आवाज उठाई और वो आवाज सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची। आपकी सदस्यता बहाल होने में उसकी भी मदद मिली। मैंने कई पत्रकारों को देखा है। ग्वालियर में आपने एक प्रतिष्ठित पत्रकार के बारे में इस तरह की बात की। और मुझे सर मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा, मुझे डर केवल एक बात का लगता है कि पत्रकार बिना किसी सिक्योरिटी कवर के फील्ड में होते हैं। जब आप स्टेज से इस तरह की बात करते हैं, आप उनकी गरीबी कमजोरी की बात कर रहे हैं कि उन्हें खाने पीने की चिंता है, बच्चों की चिंता है, स्कूल की फीस की चिंता है, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं मेरी समझ के परे है। लेकिन मुझे लगा और अमेरिका में तो एक पत्रकार के साथ बदसलूकी हुआ, उनका फोन छीन लिया गया इन्हीं राहुल गांधी जी की मीटिंग में ऐसा हुआ था और पूरा चर्चा का विषय बना हुआ था। जब अमेरिका की धरती पर जाकर ये ऐसे कर सकते हैं और इनके समर्थक ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और उन्होंने एक सिर्फ सवाल ही तो पूछा था और कुछ तो किया नहीं था। तो इस तरह की चीजें इनके साथ होती हैं। जी आगे बोला जाए। मुंबई प्रेस क्लब के साथ मुझे लगा कि मैंने ये ट्वीट देखा तो मुझे लगा कि ये जो आवाज उठाई गई है एक पत्रकार होने के नाते, 24 साल तक पत्रकारिता में सक्रिय रहने के नाते, और आज मैं एक अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूं, तो वहां रहने के नाते अपने पत्रकार साथी जो लगातार कवर कर रहे हैं इलेक्शन को, हम भी फील्ड में होते हैं, हम भी लोगों से बात करते हैं और हर किसी से हम सवाल पूछते हैं। कई बार आपको लगेगा कि ये सवाल आपके खिलाफ है, कई बार आपको लगेगा कि ये सवाल आपके हक में है, लेकिन सवाल पूछना एक पत्रकार की जिम्मेदारी है। आपको रिपोर्ट से शिकायत हो सकती है, आपको सवाल से शिकायत हो सकती है, लेकिन पत्रकारों को गुलाम मत समझिए, और समझिए भी तो अपने दिल की बात इस तरह से ओपन में मत कहिए। और कोई पत्रकार अगर आपको गुलाम लगता है तो आप नाम लेकर आप बता सकते हैं कि आपको क्या वहां गुलामी नजर आ रही है, क्योंकि इस हिंदुस्तान में गुलामी 75 साल पहले पीछे छूट चुकी है और अंग्रेजों के गुलाम था ये पूरा देश ही गुलाम था, और उसको हटाने के लिए, उस गुलामी को दूर करने के लिए
बड़ा लंबा संघर्ष किया गया है। तो सर मुझे लगा कि ये मुद्दे पर बात करनी जरूरी है, महाराष्ट्र चुनाव की बात है, इसीलिए मैंने इससे प्रसंग को शुरू किया। हालांकि हमें कोई शिकायत उस तरीके से राहुल गांधी से नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर जो रिपोर्ट है बड़ा कांटे का मुकाबला है 20 तारीख। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि प्रचार बंद हो जाएगा कल, 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। और नतीजे आने के पहले बहुत सारी दिलचस्पी बनी हुई है। और वोटिंग के पहले शिंदे साहब का एक बयान, एक इंटरव्यू आज बड़ी चर्चा में है और उन्होंने कहा है कि अगला मुख्यमंत्री महायुति का ही होगा। महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में शिंदे की शिवसेना उसमें है और अजीत पवार की एनसीपी है। तो शिंदे का यह दावा है कि वो रेस में नहीं है सीएम की। मौजूदा सीएम जरूर है, अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद और सीएम बनने का चांस महायुति का तब होगा जब महायुति को बहुमत मिलेगा। मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्या संभावना है, क्या समीकरण बन रहे हैं, आज सिंह साहब से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समझेंगे। और शिंदे ने आज तक से बात की, आज तक न्यूज चैनल है, और उन्होंने सवाल किया, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि आज बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि थी, तो उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कब कहेंगे। ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूछ चुके हैं, अमित शाह साहब भी पूछ चुके हैं, और बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर एक लड़ाई है। और इस बीच में शिंदे ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है। इससे पहले फडणवीस ने भी कहा था कि वो भी दावेदार नहीं है, और ये भी उन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री महायुति से ही होगा। और उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे केवल अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए ही बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ा था। लेकिन अब तस्वीर समझ लेते हैं, जमीन पर तस्वीर क्या है। सरकार जरूर वहां पर महायुति की चल रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी को कमजोर समझना ठीक नहीं है। बड़ा कांटे का महाराष्ट्र में मुकाबला है। और आखिरी चुनाव लोकसभा चुनाव हुआ था, 48 सीटें महाराष्ट्र में है, और वहां पर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था महाविकास आघाड़ी ने। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ते हुए 13 सीटें जीती थी, और कांग्रेस का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन इसे कहा जाएगा महाराष्ट्र में। और जो गठबंधन था शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के साथ, उसका सीधे तौर पर फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थी, और इसी प्रदर्शन के दम पर महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हुई है। 288 में से इस गठबंधन के अंदर सबसे ज्यादा सीटों पर आज कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस के ही इस प्रदर्शन का असर था कि जो शिवसेना यूबीटी के प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, जो एकीकृत शिवसेना के भी प्रमुख थे, मुख्यमंत्री थे शिंदे के ठीक पहले, वो चाहते थे कि उनके चेहरे को आगे रखा जाए मुख्यमंत्री के तौर पर। और लेकिन कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में बनकर उभरी थी, तो उद्धव ठाकरे साहब की वो जो डिमांड थी, मांग थी, पर्दे के पीछे चली गई। हालांकि शिवसेना यूबीटी दूसरे नंबर पर थी सीटों के लिहाज से, 9 सीटें इसने जीती थी। और शरद पवार की एनसीपी, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, बारामती समेत 8 सीटें शरद पवार की एनसीपी ने जीती थी। और इस बार भी 84 साल के हो चुके हैं शरद पवार साहब, लेकिन पूरा जोर लगाए हुए हैं, और उनको महाराष्ट्र का चाणक्य भी माना जाता है, राजनीति की एक प्रमुख धुरी है। लंबे समय से राजनीति उनके इर्द गिर्द रहती है, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा था ये भी आपके सामने है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 9 सीटें जीती थी, और शिंदे की जो शिवसेना है उसने 7 सीटें जीती थी। अगर एकीकृत होते तो ये 15 सीटें शिवसेना के खाते में जाती, लेकिन शिंदे की शिवसेना अलग हो चुकी है। 7 सीटों के साथ अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। और अजीत पवार की जो एनसीपी थी उसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, 1 सीट मिली थी। अगर लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन था उसी को मान लिया जाए पैमाना, तो आप समझिए कि महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस और बाकी 2 दल हैं, उन्हें 153 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी, और महायुति को 126 विधानसभा में बढ़त मिली थी। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पलड़ा कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी का भारी है। लेकिन तमाम लोग बताते हैं कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए तो महायुति ने सबक लिया। शिंदे ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की महिलाओं के लिए, खास तौर पर, जिसमें लाडली बहन योजना जैसी योजना है, 1500 रुपए महिलाओं को मिलते हैं हर महीने। तो वो गेम चेंजर मानी जा रही है। कितना उसका असर होगा ये पता नहीं, लेकिन सर्वे दिखा रहे हैं कि शिंदे मुख्यमंत्री पद के जितने भी दावेदार हैं उसमें नंबर 1 पोजीशन पर शिंदे बने हुए हैं। तो यानी कुछ ना कुछ इन गेम चेंजर जिन्हें बीजेपी और महायुति बता रही है योजनाओं को,
उसका फायदा सर्वे कम से कम बताते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 2 सर्वे और हैं, वो ये बताते हैं कि किसकी बनने जा रही है। लोकपोल का सर्वे कुछ दिन पहले ही आया है और इसमें दावा किया गया है कि महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलेगा। 288 जो कुल महाराष्ट्र की सीटें हैं, 5 रीजन जिसे आप विदर्भ, कोंकण और बाकी 3 रीजन में अगर आप बांट लेते हैं महाराष्ट्र को, वहां पर बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी को बढ़त है, दबदबा है। 151 से 162 सीटें मिल सकती हैं। और महायुति जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, शिंदे की शिवसेना है और पवार की, अजीत पवार की एनसीपी है, उसे 115 से 128 सीटें मिल सकती हैं। यानी बहुमत जरूर एमवीए को है, लेकिन मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। इससे पहले एक मैट्राइज का सर्वे आया था, उसमें इसके अपोजिट महायुति को बहुमत का दावा किया गया था और महायुति को 145 से 165 सीटें मिलने का दावा किया गया था और महाविकास अघाड़ी को 106 से 126। और हम आपको यह भी बता दें कि बहुमत के लिए महाराष्ट्र में 145 सीटें चाहिए। तो सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चुनाव बिल्कुल मुहाने पर आ गया है, प्रचार कल थम जाएगा, जो बातें होनी थी वो हो चुकी हैं, लोगों को मन बनाना था वो बना चुके हैं। कुछ लोग जो बीच के वोटर होंगे वो जरूर आखिरी लम्हे तक मन बनाएंगे। आपके पास तक क्या खबर आ रही है, क्योंकि आपके पास बड़ी सॉलिड और पक्की खबर आती है और आप एनालिसिस भी बड़ा अच्छा करते हैं। जी देखिए, एक तो चीज है कि अधिकांश जो प्री पोल सर्वे हैं, वो अधिकांश का मत ये है कि इसमें एनडीए, महायुति, जो बीजेपी वाली अलायंस वाली पार्टियां हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं। कुछ जरूर महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस की अलायंस वाली पार्टियों के बढ़त के बारे में बता रही हैं, लेकिन ज्यादातर एनडीए के पक्ष में है। एक चीज तो ये है आंकड़ों के हिसाब से, और बाकी बहुत सारी चीजें तो आपने दिखा दिया। हम थोड़ा सा इसमें एक चीज का एनालिसिस करना चाहेंगे कि आप देखिए 2024 का जो रिजल्ट है, वो संख्या के हिसाब से तो बहुत बड़ा गैप था दोनों में। उसमें था कि बीजेपी के अलायंस वाली पार्टी 17 सीटें जीत पाई थी, बीजेपी, और उसमें एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी मिलकर 17 सीटें, और 30 सीटें कांग्रेस की अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। तो ये 30 सीटें, तो इसमें तो देखा जाए तो दोनों के बीच में 13 का गैप है। लेकिन वोट परसेंटेज के मामला में आप देखें तो दोनों को 43.5 एनडीए को और 43.7 मिला है इसको कांग्रेस के अलायंस वाली पार्टियों को। तो वोट का जो परसेंटेज है उसके मामले में दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज है कि विधानसभा वाइज आप सेगमेंट, असेंबली सेगमेंट वाइज आप उसका रिजल्ट का आकलन करें तो आप देखेंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में वहां 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा सीटों के लिहाज से, तो उसमें 48 सीटों में या 288 विधानसभा सीटों में से अगर गणना किया जाए तो 151 सीटों पर कांग्रेस की अलायंस वाली पार्टियां यानी महाविकास अघाड़ी आगे रही है, और महायुति जो भाजपा की अलायंस वाली पार्टियां हैं 127 सीटों पर आगे रही हैं। तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है दोनों में। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि पिछली जो लोकसभा चुनाव हुई तो उसमें महाविकास अघाड़ी में कोई नेता पद के लिए मारामारी नहीं था, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था। तो इसलिए वो लोग बहुत मिलकर और बहुत ही कंफर्टेबल होकर लड़ रहे थे। इस बार अनकंफर्टेबल है, बहुत आरामदायक स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर आपस में बहुत ज्यादा मारामारी है, एक चीज ये है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा जो बहुत अहम बात है, जो पिछली बार अभी हाल ही फिलहाल में हरियाणा में चुनाव हुए तो उसमें एक परसेप्शन बनाया गया कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी जीत कर भी हार गए हैं, यानी उनकी सीटें कम हो गई हैं इसलिए हार गए हैं। एक परसेप्शन क्रिएट करने का कोशिश किया गया, एक नैरेटिव बनाने का कोशिश किया गया, और उसको हरियाणा से जोड़ दिया गया कि हरियाणा में जो बीजेपी हारेगी तो वो मोदी जी की हार होगी। यानी ये कहने का मतलब ये हो जाएगा कि मोदी जी वहां हारेंगे तो अब वो ढलान पर आ गए हैं, ये समझा जाना चाहिए। तो वहां एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष बनाम मोदी जी हो रहा था चुनाव, लेकिन वहां से मोदी जी जीत गए और बहुत
आकर्षक तरीके से जीते हैं, बहुत भारी तरीके से। यानी पूरे भारत की राजनीति का साइकोलॉजी चेंज हो गया है, यू टर्न ले लिया है। अब मोदी जी बढ़त पर है, ढलान पर नहीं है, चढ़ान पर है। तो ये एक चीज हुई है। दूसरी चीज कि महाराष्ट्र भले ही बहुत बड़ा स्टेट है, हरियाणा उसके मुकाबले बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव हो रहा है वो मोदी जी बनाम विपक्ष नहीं हो रहा है, वो लोकली हो रहा है, महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी हो रहा है। आप पूरे देश भर में जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं उसमें आप यही पाएंगे। तो एक तो यहां शिफ्ट हो गया, और विपक्ष की लाचारगी यही साबित हो गई कि विपक्ष जानबूझकर इसको मोदी बनाम विपक्ष नहीं बनने दे रहा है। वो जानबूझकर वहां लोकली उसको लोकलाइज कर दिया कि महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, तो इस सब चीजों से हम देख रहे हैं कि ये सब चीजों का फायदा महायुति यानी एनडीए के जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, ये लोग बड़े बखूबी, और मोदी जी, ये सब लोग मिलकर बहुत ढंग से उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, और इसका फायदा महायुति के पक्ष में जा रहा है। दूसरी चीज, एक चीज और है, जो महाविकास अघाड़ी, जो ओवैसी की उपस्थिति है AIMIM, उससे घबराकर ये लोग जो मौलवियों को, उलेमाओं को और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को इन लोगों ने मैदान में उतार दिया है एक तरह से, पर्दे के पीछे से। उसका फायदा भी महायुति उठाएगी, क्योंकि आप एक रिसेंट स्टेटमेंट देखें देवेंद्र फडणवीस जी का, तो उन्होंने सीधा सीधी कहा कि लोकसभा चुनाव में 14 सीटों का उन्होंने एनालिसिस करके रखा है कि कितने वोट एग्रेसिवली मुस्लिम्स के द्वारा दिए गए, जिसके कारण बहुत कम मार्जिन से एनडीए के कैंडिडेट्स हार गए हैं 14 सीटों पर। यानी 17 + 14, यानी एनडीए बढ़त में था लेकिन उसको हरा दिया गया, और उसके लिए एनडीए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था। यानी कहने का मतलब कि देवेंद्र फडणवीस इस बार उस रणनीति पर काम कर रहे हैं। स्टेटमेंट का मतलब यही निकाला जाना चाहिए कि पूरी एनडीए उस रणनीति पर काम कर रही है कि यदि वो एग्रेसिव करेंगे तो इधर से भी एग्रेसिव होगा। तो एनडीए भी बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट इस बार कर रही है। जैसे हरियाणा में आपने देखा होगा कि भाजपा प्लस संघ के जो स्थानीय लोग हैं और सपोर्टर्स, सारे कार्यकर्ता बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में काम किए हैं। तो वो चीजें महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही हैं। तो ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो एनडीए इस बार उस तरह से तैयार कर रही है अपने आप को। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसमें एक चीज और है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने जो है उसने 17 सूत्री मांग दिया है। उस मांगों में जो है, ये इनका कहना है कि 2012 से 2024 के बीच में जितने भी दंगे हुए हैं और उसमें जो सिर्फ मुस्लिम्स कम्युनिटी के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ केस वापस लिया जाएगा यदि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। 17 सूत्री मांगों में प्रमुख ये है, वक्फ बोर्ड संशोधन नहीं पारित होने देना है, ये भी है, और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और भी कुछ चीजें हैं जैसे रामगिरी महाराज, नितेश राणे, ये सब लोग जेल में जाएं, और मुस्लिमों को 10% आरक्षण दिया जाए। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो ये महायुति भी तो इसका क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। वो अपना भी पोलराइजेशन, जब आप पोलराइज कर रहे हैं, सीधा सीधी मुस्लिम्स एकदम डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो लोग भी अपना उसी हिसाब से उसको पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा है कि महाराष्ट्र में भी ये बात पहुंच गई है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, और खड़गे जी का एक स्टेटमेंट कि राजाकारों ने उनके गांव को जला दिया था, उसको भी भाजपा अपने ढंग से भुना रही है। तो ये सारी चीजें देखते हुए ऐसा लगता है कि जो गैप था लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों के बीच में, उस गैप को पाट कर महायुति उसमें बढ़त लेने के पूरा मूड में है। एक चीज तो ये नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज और हम इसमें बताना चाहेंगे कि बहुत पहले से मान के लोग चल रहे थे कि महाराष्ट्र में इस बार एनडीए को थोड़ी सी दिक्कत होगी, कठिन होगा चुनाव, और झारखंड में थोड़ा आसान होगा। लेकिन अभी आते आते आज की तिथि में यदि मुझसे कोई मेरा आकलन पूछे तो मैं कहूंगा कि थोड़ा झारखंड में ही एनडीए को मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, और महाराष्ट्र में एनडीए के लिए ज्यादा आसान स्थिति बनती नजर आ गई है। जी
जी सर, आपने कई बातें कही और खास तौर पर एक शब्द जो मैं आपके इस बातों से ये निकाल रहा हूं, एक वोट जिहाद शब्द बहुत सुनाई दे रहा है। तो इसको लेकर मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा, क्योंकि जब चुनाव का ऐलान हुआ, तारीखों का ऐलान हुआ, उसके ठीक पहले एक खबर बहुत चर्चा में थी। आज क्योंकि आपने इन मुद्दों की बात की है तो वो उसकी प्रासंगिकता बन रही है, इसलिए पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में जो मदरसा टीचर्स हैं, बीजेपी ने तुरंत चुनाव के ठीक पहले उनकी सैलरी को बढ़ाया, 6,000 रुपए से 16,000 रुपए कर दिया। और ये माना गया कि वो उसको प्लीज करना चाह रहे हैं, उस कम्युनिटी को। और शिवसेना ने तो बकायदा, मैं मतलब कोट करना चाहूंगा, कि सवाल किया कि क्या इसको वोट जिहाद नहीं कहा जाएगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा है कि ये वोट जिहाद नहीं है जो ये किया गया। और तमाम सारे नेता, जैसे बाबा सिद्दीकी साहब एनसीपी से जुड़े हुए थे, उनके कनेक्शंस के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। बिश्नोई गैंग ने भी उनको दाऊद का आदमी बताया था। इस तरह से एनसीपी ने नवाब मलिक को टिकट दिया, जो कि एनसीपी बीजेपी का हिस्सा है। तो ये आपको बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति नहीं लगती अगर केवल आप इसकी बात करें, क्योंकि दोनों ही पक्ष इसको प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इस पे आपका जवाब ले लेते हैं, फिर एक दो सवाल और हैं मेरे मन में। जी बिल्कुल, बीजेपी ठीक है। वो हालांकि बीजेपी को और खास करके एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को, ये दो पार्टियों को तो स्पष्ट पता है कि उनको चाहे कितना भी अपीजमेंट कर ले, उसका कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, एक अपने तरफ से उन्होंने कोशिश किया है कि बहुत ज्यादा लोग हमलावर न हो, कि आप बिल्कुल एक कम्युनिटी को हाशिए पर डालकर चल रहे हैं। तो इस तरह से वो अपना एक इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका उद्देश्य कुछ खास करके खाली चुनाव से नहीं होता है, सिर्फ चुनाव से नहीं होता है। उसका उद्देश्य कुछ और भी होता है, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका कुछ मैसेज जाए, इस तरह की चीजें होती हैं, रणनीति होती है, उसके तहत भी सब चीजें की जाती हैं। और तीसरी चीज ये है कि जो अजीत पवार की एनसीपी है, शायद वो अभी उसी लाइन पर अपना रहना चाहते हैं, और कई बार उन्होंने स्टेटमेंट देकर जाहिर भी कर दिया है, बटोगे तो कटोगे से असहमति जाहिर किया है उन्होंने। फिर नवाब मलिक को उन्होंने टिकट दिया है, नवाब मलिक उनकी पार्टी में है और उनको पूरा सम्मान देते हैं, जबकि सब लोग कहते हैं, इवन भाजपा आज तक कहती है कि उनका दाऊद कनेक्शन है और वो अवांछित है। तो ये सब चीजें हैं। तो हो सकता है कि उस एलाइंस को भी खुश करने के लिए कुछ चीजें की जाती हैं। तो इस सब रणनीति के तहत अपना लोग करते हैं। लेकिन हाँ, स्पष्ट रूप से तो ये चीजें नहीं कहेंगे, जरूर कहेंगे कि हम तो अपना ये जो कर रहे हैं वो वोट के लिए ही कर रहे हैं, ताकि लोगों का अधिक से अधिक भला करें, तो लोगों का अधिक से अधिक हमको समर्थन मिले, इस रणनीति के तहत करेंगे। तो यही चीज इसमें हो सकती है, मेरा जहां तक मानना है। जी, बटोगे तो कटोगे का विरोध तो अशोक चव्हाण ने भी किया, पंकजा मुंडे ने भी किया। पंकजा मुंडे तो मतलब उनके पिताजी भी बीजेपी में ही थे। तो वो नारे का तो कई लोग विरोध कर ही रहे हैं लगातार, और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। ये एक अलग मुद्दा है। दूसरी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक इमोशनल कार्ड भी है। जो शरद पवार साहब हैं, 84 साल के हो गए, राजनीति से उन्होंने ऐलान किया कि चुनावी राजनीति से वो संन्यास ले रहे हैं, और उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से दिखाया कि अभी उनका असर है, उनकी अपील है, और पर्दे के पीछे से माना जा रहा है कि वो रणनीति बना रहे हैं। दूसरे उद्धव ठाकरे अपने आप को बिल्कुल शहीद की तरह पेश कर रहे हैं। वो लगातार बाला साहब की विरासत को भी अपने साथ रखना चाहते हैं। एक नया वोट बैंक भी वो कांग्रेस और एनसीपी एसपी के सहयोग से हासिल करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव, क्योंकि एक तरीके से कई लोग ये भी मानते हैं जमीन पर कि उद्धव ठाकरे से उनकी कुर्सी छीन ली गई थी, उनके साथ विश्वासघात किया गया था। कई लोग दूसरे नजरिए से भी देखते हैं कि वो विचारधारा से समझौता कर रहे थे। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि उनके साथ विश्वासघात हुआ, और इसका असर लोकसभा चुनाव में पहले दिखा और अब विधानसभा चुनाव में दिखने जा रहा है। तो ये दो बड़े नेता जिनके पास एक इमोशनल कार्ड है और उसको वो बखूबी चल भी रहे हैं। तो क्या आप इसका कोई असर होते हुए देखते हैं चुनाव में? जी हाँ, बिल्कुल। इसका असर ये है कि जो शरद पवार जी ने तो लोकसभा चुनाव में ही उनकी पार्टी ने एक तरह से साबित कर दिया है कि अजीत पवार भले ही उनकी पार्टी का मेजोरिटी को लेकर अलग हुए, और इसीलिए चुनाव आयोग के
खाते में उनका मान्यता मिला एनसीपी, असली एनसीपी के रूप में। लेकिन चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि वो चुनावी रणनीति में आज भी शरद पवार के सामने अप्रासंगिक हैं, बहुत बौने हैं, क्योंकि एक सीटें वो जीत पाए शरद पवार की, अजीत पवार की पार्टी, जबकि शरद पवार की पार्टी मात्र 10 सीटें लड़ी और 10 में से 8 जीत गई। तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त रहा। ये चीजें हैं। दूसरी चीज की विधानसभा चुनाव में एक परसेप्शन, एक चीज ये भी जा रहा है कि शरद पवार अपने प्रभाव के क्षेत्रों में ही ज्यादातर सीटों पर लड़ रहे हैं, तो वो इस मैसेज के साथ लड़ रहे हैं कि उनकी बेटी अगली मुख्यमंत्री बनेगी। तो इसलिए इस लिहाज से भी यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से इसमें सबसे ज्यादा लूजर रहेंगे कोई, तो उन्हीं के भतीजा अजीत पवार जो एनडीए का हिस्सा है, और सबसे ज्यादा गेन अगर कोई करेगा तो शरद पवार जो उधर महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे की स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि वो तमाम चीजें हैं जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक उन्होंने कई दौड़ लगाए और कि ताकि उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, ताकि उनका वोट बढ़ जाए, वोट परसेंटेज बढ़ जाए, उनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ जाए, एग्रेसिव वोटिंग हो जाए उनके समर्थकों का। लेकिन जो हुआ नहीं, तो एक मैसेज तो चला गया है कि किसी भी सूरत में उद्धव ठाकरे तो वहां का मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तो इसलिए उनकी स्थिति दयनीय रहने वाली है। तो ये कुल मिलाकर जो स्थिति है, तो इससे भी, इसका भी यदि कहा जाए, यदि ठीक से इसका आकलन किया जाए, तो इसका फायदा महायुति को ही मिलेगा, और खास करके भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इन दो पार्टियों को ज्यादा इसका फायदा मिलते नजर आ रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस भी एक दमदार तरीके से वहां उपस्थिति दर्ज कराएगी, एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी भी दमदार तरीके से उपस्थिति दर्ज कराएगी, और ये भी हम कह सकते हैं कि वहां लड़ाई भी कांटे की है, लेकिन फिर भी पलड़ा झुका हुआ नजर आ रहा है, जो हम लोग सही ढंग से यदि आकलन कर रहे हैं तो महायुति की, एनडीए की। जी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग चुनौती दे रहे हैं या महायुति को चुनौती दे रहे हैं एमवीए के दल, वो एक और बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इमेज जो है गुजरात की पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो ये गुजरात बनाम महाराष्ट्र, एक तकरार, तनाव, अंडर करंट हमेशा से दिखता रहा है। जो लोग ऐतिहासिक तौर पर जाते हैं, इसको ज्यादा कुरेदा जा रहा है आज की तारीख में। और क्योंकि दो शीर्ष नेता जो हैं वो गुजराती हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो अपनी गुजरात की पहचान को छुपाने की कोशिश भी नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस चीज का कुछ भारतीय जनता पार्टी को घाटा हो सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा 26 सीटों पर लड़कर सिर्फ 9 सीटें जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, और वो भी प्रमुख नेता जीते, बाकी तमाम नेता हार गए। दूसरा, दोनों पार्टियों को, एनसीपी को तोड़ा वो, और शिवसेना टूटी। तो दोनों के लिए इल्जाम भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इसका कोई असर आप देख रहे हैं? ऐसा है कि इसमें बहुत अचानक और बहुत आक्रामक ढंग से निश्चित रूप से महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने, और यहां तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी इसको उठाना शुरू किया कि गुजरात हावी है, महाराष्ट्र को जानबूझकर पीछे रखा गया है। तो लेकिन इसको बहुत तरीके से संभाला भाजपा के नेताओं ने, खास करके क्योंकि भाजपा के नेताओं ने तमाम डाटा वहां, मुझे पूरी तरह अच्छी तरह याद है, क्योंकि हाल फिलहाल में जितने अभी चुनावी अभियान तो चल ही रहे हैं, कल जाकर खत्म होंगे। तो उस पूरे चुनाव अभियान में भाजपा के नेताओं ने डाटा निकाल कर दिखलाया है कि 2014 में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनी थी एनडीए की, और वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और उस पूरे 5 साल में महाराष्ट्र में जो इन्वेस्टमेंट का रफ्तार था वो बहुत तेज था, बहुत ज्यादा था। मुझे आंकड़े तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने आंकड़े दिए हैं वहां, और चुनाव प्रचार में वो पूरा घूम कर उन लोगों ने आंकड़े दिए हैं कि कितना तेजी से, कितना ज्यादा वहां इन्वेस्टमेंट हुआ था। फिर 2019 में उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ अलायंस ने वहां चुनाव तो लड़े, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर अपनी सरकार बना ली और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो उनके मुख्यमंत्रित्व काल में वहां इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन हुआ,
एकदम ग्राफ नीचे आने लगा, इन्वेस्टमेंट कम होता चला गया और लगातार कम होते चला गया। लेकिन जब उनकी शिवसेना टूटी और एकनाथ शिंदे वहां से बागी होकर निकले, बहुमत के साथ करीब 40 विधायकों के साथ निकले और भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली, तो फिर से एक बार इन्वेस्टमेंट ऊपर की ओर एकदम जाने लगा। तो वो सारी आंकड़ा, और तब से लगातार अभी भी महाराष्ट्र जो है गुजरात से भी आगे है इन्वेस्टमेंट के मामला में, अगर आंकड़ों के ख्याल से देखा जाए तो उन सब चीजों को रखते हुए ये लोग दिखा रहे हैं, वहां घूम घूम कर पब्लिक के बीच बता रहे हैं कि ये जो लोग विपक्ष वाले, महाविकास आघाड़ी वाले जो नैरेटिव या परसेप्शन क्रिएट करने में लगे हुए हैं कि गुजरात मय हो गया है सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र जब जब एनडीए का शासन रहा तब तब महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा तरक्की किया, और जब जब एनडीए का शासन नहीं रहा तब तब महाराष्ट्र में विकास के मायने में गिरावट आई है। इन सब चीजों को बहुत ढंग से उन लोग काउंटर किए हैं, आंकड़े देकर काउंटर किए हैं, और महाविकास आघाड़ी उन आंकड़ों को कंट्राडिक्ट करने के लिए आगे नहीं आई है। तो एक तरह से ये भी उनकी कमजोरी है। जी, ये निश्चित तौर पर कमजोरी हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस समय मुख्यमंत्री थे, बहुत सारा उनका कार्यकाल का समय कोविड से लड़ाई में चला गया था, और उस समय दुनिया भर में उद्योग धंधे ठप थे, तो इन्वेस्टमेंट शायद महाराष्ट्र में नहीं आया होगा। क्यों नहीं उन लोगों ने इस बात को इस तरीके से सामने रखा, ये समझ के परे है। एक चीज और आती है इसमें, जो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पहले कई कद्दावर नेता हुआ करते थे, जिसमें पंकजा मुंडे जी के पिताजी थे मुंडे साहब, इसके अलावा प्रमोद महाजन साहब थे, और एक कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं नितिन गडकरी। बताया जाता है कि उनका सपना रहा था किसी जमाने में कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हीं के नागपुर से आने वाले देवेंद्र फडणवीस साहब को आगे बढ़ा दिया गया। आज महाराष्ट्र में जब चर्चा होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है, गृह मंत्री अमित शाह साहब की होती है, देवेंद्र फडणवीस की होती है, योगी आदित्यनाथ के नारे की होती है। एक्टिव दिख रहे हैं नितिन गडकरी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनसे एक दूरी मानी जाती है केंद्रीय नेतृत्व की, है या नहीं ये एक अलग बात है। इसका क्या कोई असर आप देखते हैं? हाल में नितिन गडकरी ने, एक बात और जोड़ देता हूं कि नितिन गडकरी ने हाल में कहा है कि उद्धव ठाकरे उनके अच्छे मित्र हैं। जी बिल्कुल। वो देखिए, एक चीज है कि मेरा व्यक्तिगत यदि इस पर टिप्पणी करना चाहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2014 में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, भाजपा की मुख्यमंत्री बने थे पहली बार वहां। ऐसे तो एनडीए 1995 में भी शिवसेना के साथ बनी थी सरकार, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री 2014 में पहली बार महाराष्ट्र में बना। यदि उस टाइम नितिन गडकरी जी को बनाया गया होता मुख्यमंत्री, तो निश्चित रूप से आज तक भाजपा को, खास करके उसके केंद्रीय नेतृत्व को, वहां के विषय में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। नितिन गडकरी खुद सक्षम थे जो वहां के सारे मैटर्स को संभाल लेते और शिवसेना को भी इधर से उधर नहीं होने देते। उनका पर्सनालिटी में इतना तो दम है, और उनके रिलेशन निश्चित रूप से बाला साहब ठाकरे के साथ भी बहुत अच्छा था, और शिवसेना के उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं के साथ भी उनके व्यक्तिगत रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। फिर भी आज की स्थिति में वो कहीं से इस तरह का इंप्रेशन नहीं जाने देना चाहते हैं कि भाजपा में उनके और मोदी जी के बीच में कुछ संबंध अच्छे नहीं है। इस तरह का मैसेज वो नहीं देना चाहते हैं, और इसमें तन मन से लगे हुए हैं वो चुनाव प्रचार में, ऐसा तो देखा जा रहा है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर मैं देख रहा हूं कि इस तरह की प्रचारित किया जा रहा है कि नितिन गडकरी की उदासीनता से, जो उनका गृह क्षेत्र है नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में, जो शायद विदर्भ या कौन सा रीजन कहा जाता है, तो जी विदर्भ, तो उस क्षेत्र में उनकी उदासीनता के वजह से भाजपा वहां लूज करेगी। लेकिन ऐसी स्थिति तो, यदि सही ढंग से देखा जाए तो ऐसी स्थिति नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी चुनाव परिणाम तक तो वेट करना पड़ेगा कि क्या वहां की स्थिति आती है। जी यही बात है अभी तक। नागपुर लोकसभा चुनाव में हम नागपुर में थे और हमने वहां देखा विकास ठाकरे ने एक अच्छी टक्कर दी थी, 5 लाख वोटों से जीतने का मार्जिन रखा था, तय किया था नितिन गडकरी साहब ने, लेकिन उनको अच्छी चुनौती पेश की गई और करीब 2 लाख के आसपास वोटों से वो वहां जीत पाए थे। और नागपुर जिले की भी अगर आप बात करें तो वहां पर 2 कांग्रेस के एमएलए पिछली विधानसभा में महाराष्ट्र में थे, और उस इलाके में विदर्भ के अलग राज्य बनने की भी एक बड़ी मांग रहती है, जिसको इग्नोर किया गया लगातार। तो प्रॉमिस करने के बाद इग्नोर किया गया, ऐसा लोग वहां आरोप लगाते हैं, तो उसका एक असर है।
और भले ही ऊपर से सतह पर सब कुछ सामान्य दिखाने का प्रयास किया जाए, लेकिन ये बातें निकल के तो आई जाती हैं कि गडकरी साहब के और बीजेपी के जो आज के मौजूदा दौर के नेतृत्व है उनमें बातचीतें बहुत सामान्य नहीं है, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन हम देखते हैं उसमें तमाम पूर्व अध्यक्ष जो है वो मोदी जी के साथ बैठे हुए नजर आते हैं, एक दूर नजर आते हैं तो वो नितिन गडकरी होते हैं। तो पता नहीं क्या उसका रीजन है, शायद वो एकता भी इस तरह की दिखती हो कि दूर से भी वो रहकर पास ही पास है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बेहतर बता पाएंगे। सर, मैं आपसे ये तस्वीर जो एक इंपॉर्टेंट तस्वीर है, इसको मैं दिखाकर आपसे समझना चाहूंगा कि किसके लिए क्या दांव पर है। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से। केंद्रीय नेताओं की बात नहीं कर रहे, वो हम हो सकता है कि कल चर्चा करें तो बात कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे, उम्मीद नहीं करता था कोई जब तक ये मुख्यमंत्री नहीं बन गए कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत विश्वस्त माने जाते थे पहले बाला साहब ठाकरे के, उसके बाद उद्धव ठाकरे के। सर्वे जितने आ रहे हैं ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की जनता में मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर रिपीट हो। एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, रेस में नहीं है। ये नहीं कहा कि नहीं बनेंगे, उन्होंने कहा कि रेस में नहीं है, यानी उन्होंने अपनी टोपी डाल दी है, बीजेपी के हाथ में हवाले कर दिए कि आप चाहें तो बनाना, आप चाहें तो हटाना। इनके लिए इस चुनाव में क्या कुछ दांव पर है? जी बिल्कुल। अब ये है कि बीजेपी के अंदर तो इच्छा तो है कि देवेंद्र फडणवीस ही वहां के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ टूटा भी था संबंध इसी आधार पर कि बीजेपी भी अड़ी हुई थी कि हम देवेंद्र फडणवीस को ही बनाना चाहेंगे। और आज भी गाहे बगाहे जो बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप या तमाम लोगों का जो विचार सामने आता है उसके अनुसार सब लोग देवेंद्र फडणवीस को चाहते हैं कि वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने। और उनका कार्यकाल भी बहुत याद किया जाता है कि बहुत प्रभावशाली मुख्यमंत्री और बहुत प्रभावशाली ढंग से उनका कार्य भी हुआ। तो सब चीज से वो चीज है। लेकिन एक चीज और है कि वो ब्राह्मण जाति से आते हैं और ये एकनाथ शिंदे जी जो हैं ओबीसी से आते हैं। तो बीजेपी को ये भी संतुलन साधना है, एक ये भी मैसेज देना है कि ओबीसी, दलित और ये सब आदिवासी वगैरह को भी काफी सम्मान बीजेपी में दिया जाता है। तो बीजेपी के सामने ये दुविधा तो है। अब देखा जाए, क्योंकि बीजेपी जो है सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि हो सकता है बीजेपी देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे करे चुनाव परिणाम आने के बाद। तो और इनको एकनाथ शिंदे जी को कहीं और सम्मानजनक ढंग से एडजस्ट किया जाए। लेकिन अब क्या होगा कहना तो आज के डेट में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बीजेपी को इसमें संतुलन तो दिखाना पड़ेगा कि दोनों नेताओं को भी एडजस्ट तो करना है, लेकिन किस ढंग से करेंगे ताकि कोई गलत मैसेज न जाए, क्योंकि आगे का भी भविष्य की राजनीति भी देखनी है। जी, तो शिंदे साहब का आपने बता दिया कि इनके चांसेस थोड़े आपको कमजोर लगते हैं। सर्वे में भले ही बताया जा रहा है कि ये महाराष्ट्र के लोगों की पहली पसंद है। फडणवीस का भी आपने बताया। और इस गठबंधन के जो तीसरे प्रमुख चेहरे हैं, एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार, जिनको लेकर बहुत चर्चा हो रही है और वो खुद भी लगातार चर्चा में बने रहने की कोशिश में है, तो उनके लिए इस चुनाव के क्या मायने, उनके लिए आप क्या देख रहे हैं आगे की राह? उनके लिए चूंकि उनका क्षेत्र भी वही रहा है जो उनके चाचा श्री शरद पवार जी का है, तो शरद पवार जी के क्षेत्र में हमको तो नहीं लगता है कि इनकी कोई खास अच्छी पकड़ रह गई है और कुछ अच्छा सीटें लाने जा रहे हैं। तो जब सीटें ही नहीं आएंगी तो उनकी कोई प्रासंगिकता तो है नहीं कि वो रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो उस हिसाब से उनका तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अब आगे तो क्या होगा, हमको तो यहां तक संदेह है कि उनको उप मुख्यमंत्री पद पर भी रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये भी आने वाला दिन बताएगा। जी, शरद पवार साहब के लिए आप क्या देखते हैं? 84 साल के हो गए हैं, खुद कह चुके हैं कि चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे। अगला चुनाव जो विधानसभा का है, अगर किसी पार्टी को या गठबंधन को बहुमत मिलता है तो 5 साल के बाद होगा। तब तक पता नहीं उनकी कितनी सक्रियता रहेगी। उनके लिए ये चुनाव क्या मायने? देखिए, शरद पवार जी बहुत चतुर, बहुत सयाने, बहुत जब मोदी जी को उन्होंने चरा दिया तो किसी को भी वो चरा सकते हैं। वो बहुत गाढ़ चीज है, तो उनको समझना बहुत कठिन चीज है।
एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अब विलास राव देशमुख जैसा कोई ताकतवर नेता कांग्रेस का महाराष्ट्र में नजर नहीं आता है। ठीक है, नाना पटोले ने अपनी जगह बनाई है और एक दमदार नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन फिर भी वो पर्सनालिटी अभी नहीं बन पाए हैं जो विलास राव देशमुख हुआ करते थे। और इसका फायदा शरद पवार जी निश्चित रूप से उठाएंगे। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह कांग्रेस को मैनिपुलेट करके, मैनेज करके या फुसलाकर बहलाकर जैसे भी हो, वो अपनी बेटी के लिए पिच बनाएंगे। और ये भी शायद समझाएंगे कांग्रेस को कि यदि मेरी बेटी को बना दिया जाता है वहां के मुख्यमंत्री सुप्रिया सुले को, तो इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली पार्टी वहां धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी एक तरह से कहा जाए तो इसका ये होगा कि अंत में वहां कांग्रेस ही एक ताकतवर पावर रह जाएगी। और ये भी हो सकता है कि वो समझा दें कि शरद पवार जी तो अब 84 साल में हैं, तो उसके बाद वो तो बहुत ज्यादा सक्रिय रहने वाले नहीं है, तो हो सकता है कि कालांतर में सुप्रिया सुले कांग्रेस में ही शामिल हो जाए, पूरी पार्टी का ही विलय कांग्रेस में हो जाए। तो इन सब चीजों को वो जरूर मैनेज करेंगे, वो अपनी बेटी के पक्ष में। जी। और ये उद्धव ठाकरे साहब और नाना पटोले जी यानी कांग्रेस के और दूसरे नेता, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो या बाकी और सारे नेता हो जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी बताए जाते हैं, इनके लिए आप क्या देखते हैं? देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में तो बहुत ज्यादा उनसे बहुत नाना पटोले बहुत आगे निकल चुके हैं और अब उनकी कोई वहां प्रासंगिकता नहीं रह गई है। ठीक है, कांग्रेस में उनका स्थान है, स्थान रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा उनका जगह उनके लिए प्रभावशाली जगह नहीं रह गया है। हाँ, उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा पूरी तरह दांव पर है और वो यहाँ फिसले तो वो अप्रासंगिकता की ओर जाते हुए नजर आएंगे। जी सर, बहुत लंबी चर्चा हुई लेकिन आपने बड़े विस्तार से समझाया। कुछ बातें अब भी बाकी रह गई हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल अगर आप हमें समय देंगे तो महाराष्ट्र चुनाव के जो बाकी बचे हुए पहलू हैं, क्योंकि कल चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। महाराष्ट्र जो है वहीं से आरएसएस की शुरुआत हुई थी, आरएसएस का भी 100वां वर्ष है और कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जो डिफरेंसेस हैं, नाराजगी है, उन्हें छोड़कर आरएसएस के वर्कर्स उतर गए हैं मैदान में, क्योंकि आखिरी घड़ी है, 20 तारीख को वोटिंग होनी है। इसके अलावा जो आपने मुद्दा उठाया था खड़गे साहब और योगी साहब के बीच में जो बयानों की जंग रह गई है, उस पर भी हम चाहते हैं कि एक चर्चा हो जाए, क्योंकि ये भी एक अहम मुद्दा है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। तो सर, आज आपने हमें वक्त दिया और इतना लंबा समय हमने आपका ले लिया, क्योंकि आपसे बात करने में वक्त का पता नहीं चलता। और जिन लोगों ने भी ये कार्यक्रम देखा उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं,